बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेम्स हिल्टन के नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं और इससे पहले चैप्टर नंबर 6 में हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। उनमें से एक था चेंजेस इन मिस्टर चिप्स लाइफ आफ्टर मैरिज, दूसरे नंबर पे था फुटबॉल मैच बिटवीन ब्रुकफील्ड एंड द मिशन, और उसके बाद हमने पढ़ा था ए स्टोरी ऑफ अ प्राइवेट सोल्जर स्टेशनड एट अ मिलिट्री कैंप नियर ब्रुकफील्ड। और आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 7 में ये एक मुख्तसर सा चैप्टर है, इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उनमें से एक है मेमोरीज ऑफ कैथरीन ब्रिजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन मिस्टर चिप्स बिहेवियर, और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मिस्टर चिप्स विश टू राइट अ बुक ऑफ हिज मेमोरीज। यानी सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं। तो आप देखें मेमोरीज ऑफ कैथरीन ब्रिजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन मिस्टर चिप्स बिहेवियर। आप जानते हैं कि कैथरीन के साथ इसकी शादी हुई थी 1896 में, और 1898 में यानी इसकी शादी के सिर्फ 2 सालों के बाद कैथरीन की डेथ हो गई थी। और वो मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक सानेहा था, एक ऐसी ट्रेजिडी थी जिसके असरात से वो पूरी ज़िंदगी निकल नहीं सका। तो उसके बाद ये स्कूल में पढ़ाता रहा। 1913 में ये स्कूल से रिटायर हुआ था, और रिटायरमेंट के बाद आप ये भी जानते हैं कि ये मिसिज विकेट के यहाँ ब्रुकफील्ड स्कूल के ही बिल्कुल सामने सड़क के उस पार उसके घर में ये रिहाइश पजीर था, और अपनी रिटायरमेंट के बाद वाली जो ज़िंदगी है वो गुजार रहा था। तो कभी ऐसे होता कि स्कूल के अंदर जब कॉल ओवर की बेल होती, शाम का टाइम होता, तो उसके बाद ये अपने कमरे में यहाँ अकेला मौजूद होता। तो इसको मतलब बेशुमार ऐसी यादें मतलब इसके माजी की एक पूरी फिल्म थी यादों की, वो इसके दिमाग में चलना शुरू हो जाती। यानी ये अपने ख्यालात में गुम हो जाता, अपने तसव्वुरात में वो जो गुजरा हुआ ज़माना था वो इसको बहुत याद आता। वो एक यादों का हुजूम होता था, हज़ारों यादों का हुजूम जो इसको घेर लेता था। तो ये फिर अपने तसव्वुरात में सोचता, इसकी यादों का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैथरीन के साथ जुड़ा हुआ था। तो उसको याद आता कि जब उसकी कैथरीन के साथ शादी हुई थी, फिर उसको लेके वो स्कूल में आया था, और स्कूल में जब कोई तकरीबात होती थी, कोई म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते थे, कोई अदबी तकरीबात होती थी, तो उनमें जो कैथरीन थी वो भी पार्टिसिपेट किया करती थी। वो अगरचे स्कूल की कोई रेगुलर स्टाफ मेंबर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मतलब वॉलंटरीली वो अपने आप को, अपनी खिदमात को पेश किया करती थी, और वो बच्चों को तैयारी करवाती, प्रोग्राम्स के जो मतलब इंतज़ामात होते थे उनमें वो पार्टिसिपेट करती। तो वो उसको मतलब देखता अपने तसव्वुरात में कि कैसे वो प्रोग्राम्स या तकरीबात के दौरान दौड़ती हुई, तेज़ तेज़ चलती हुई जो स्कूल के कॉरिडोर्स होते हैं उनमें कभी इधर को जा रही होती, कभी उधर को जा रही होती। उसकी वो एनर्जी, वो उसकी एक्साइटमेंट, वो जोश और जज्बा वो मिस्टर चिप्स को बड़ा याद आता। और उसके बाद कभी ऐसे होता कि मिस्टर चिप्स घर में बैठ के बच्चों के पेपर्स मार्क कर रहा होता, और उन पेपर्स में जो एसेस होते थे उन एसेस में बच्चे बाज़ुकात बड़ी मज़हका खेज़ किस्म की गलतियाँ किया करते थे। तो वो कैथरीन भी पास बैठ के वो देख रही होती, तो वो उन गलतियों पर जो बच्चे करते थे एसेस में मिस्टर चिप्स उनको हाईलाइट करता। तो कैथरीन भी देखती, तो वो खिलखिला के बाज़ुकात हंस दिया करती थी, कैखा लगा के हंसती थी। तो उसकी वो जो हंसने की अदा थी वो मिस्टर चिप्स को बड़ा याद आती। और स्कूल में जब कोई म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते, उसमें मोजार्ट जो था, एक कंपोज़र था, एक म्यूजिशियन था, उसकी धुनें बजाई जाती, और उसका एक ट्रियो असल में कहते हैं ये 3 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मिल के मतलब एक धुन तैयार की जाती है। उसमें पियानो होती है, वायलिन होती है, और चेलो होता है। ये 3 मतलब लोग मिल के इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए जो धुन चलाते हैं उसको ट्रियो कहा जाता है। तो ये मोजार्ट की ट्रियोस वहाँ पे चलाई जाती हैं, और उनमें जो चेलो पार्ट होता, यानी ये वायलिन की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो वाला जो हिस्सा होता वो मतलब उसमें कैथरीन पार्टिसिपेट करती। वो जो चेलो था उसको कैथरीन बजाया करती थी। तो इस तरह करके वो म्यूज़िक के जो कॉन्सर्ट्स होते थे उनमें कैथरीन का हिस्सा लेना वो इसको याद आता। और कभी ऐसे होता कि स्कूल में जब कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की कोई तकरीब होती, और उस तकरीब के बाद फिर शाम को जो गार्डन पार्टी होती, ओपन एयर एक पार्टी होती, और उस पार्टी में सारे टीचर्स भी मौजूद होते, उनकी जो वाइफ्स थी वो भी आती उस पार्टी में। तो वहाँ पे फिर कैथरीन भी बहुत अच्छा तैयार श्यार होकर आया करती थी। तो वो कैथरीन के साथ जो वक्त उन पार्टीज़ के अंदर
मिस्टर चिप्स ने गुजारा वो उसको बड़ा याद आता। स्कूल में जब हाउस मैचेस होते, स्कूल के अंदर कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते तो उनमें भी कैथरीन पार्टिसिपेट किया करती थी। ख़ास तौर पे सर्दियों में वो मफलर लेके और वो जो सर्दियों का मतलब वो गाउन पहन के, वो लिबास पहन के जब वो आती ग्राउंड में मैचेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, देखने के लिए मैचेस को, तो वो मतलब जो दिन थे वो मिस्टर चिप्स को बड़े याद आते। यानी ये सारी ऐसी यादें हैं जिनका ताल्लुक कैथरीन के साथ है और मिस्टर चिप्स सारी ज़िंदगी इन यादों के जो मतलब जो शहर है उससे निकल नहीं सका, उनसे अपने आप को आज़ाद नहीं कर सका। और कभी कभार ऐसे भी होता कि कैथरीन मिस्टर चिप्स को बिठा के ना बच्चों की तरह इसको समझाया करती थी। इसके बारे में उसको पता चला कि ये बच्चों पे बाजुकात बड़ी सख्ती करता है, तो कैथरीन उसको कहती है कि मिस्टर चिप्स तुम बच्चों पे इतनी सख्ती ना किया करो, ये बच्चे जो हैं ये बड़े मासूम होते हैं और इतने सारे बच्चों को इस बिल्डिंग के अंदर, इस क्लासरूम के अंदर या एक हॉल के अंदर बंद करना ये तो बड़ी एक अननेचुरल सी बात है। लेकिन बहरहाल वो बच्चे मतलब इनोसेंट होते हैं, अगर वो कोई शरारत करते हैं, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता उनका, तो तुम उनको एक चांस दिया करो, फिर एक और चांस दिया करो, 2-3 मरतबा मौका देने के बाद फिर सख्ती किया करो, फिर उन बच्चों को डांटा करो, उनको वार्न किया करो, अगर फिर भी कोई बाज ना आए तो उनको खबरदार किया करो कि अगर आइंदा से वो कोई गलती करेंगे तो मतलब तुम उन्हें पनिश करोगे, तुम उन्हें सजा दोगे। तो मिस्टर चिप्स आगे से उसके साथ बहस करता कि नहीं ये बच्चे जो हैं ये बड़े शरारती हैं, ये इस तरह प्यार की ज़ुबान समझने वाले नहीं है, मैं इन बच्चों की शिकायत करूंगा हेडमास्टर को। तो कैथरीन उसको रोकती कि नहीं हेडमास्टर को तुम प्लीज़ ना बताना, इन बच्चों के मामलात को तुम अपने तक ही डील किया करो और इन बच्चों को थोड़ा मतलब प्यार और मोहब्बत के साथ पहले समझाने की कोशिश किया करो, लीनियंट रहा करो। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कॉक्शियर किस्म का, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और गुस्ताख किस्म का कोई बच्चा आ जाए तो फिर उसके ऊपर तुम सख्ती भी कर सकती हो। यानी इस तरह करके वो बच्चों के साथ जो मिस्टर चिप्स की डीलिंग्स हैं इस मामले में वो उसको बड़ा गाइड किया करती, जैसे कि कोई दादी अम्मा अपने बच्चों को समझाती है, इस तरह करके वो मिस्टर चिप्स को एडवाइस किया करती थी। वो उसकी नसीहतें, वो उसका एडवाइस करने का जो अंदाज़ था वो मिस्टर चिप्स को बड़ा याद आता। और कभी कभी ऐसे भी होता कि क्लास में जब मिस्टर चिप्स को कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा तंग करता या कोई काम ना करता, उस बच्चे पे मिस्टर चिप्स को बहुत गुस्सा आ जाता, तो मिस्टर चिप्स उस बच्चे को पनिश करने के लिए सामने बुलाता और वो बच्चा मतलब बड़ा बाअदब तरीके के साथ उसके सामने खड़ा होता, डर रहा होता अंदर ही अंदर से कि अब ये मुझे ज़रूर कोई ना कोई सज़ा देगा। लेकिन अचानक ऐसे होता कि मिस्टर चिप्स की आंखों में एक चमक सी पैदा होती, उसको याद आ जाती, कैथरीन याद आ जाती और उसकी वो बातें याद आ जाती, उसकी वो जो नसीहतें थी वो याद आ जाती और उसके बाद वो जो उसका गुस्सा होता था वो एकदम वो ख़त्म हो जाता था और वो बच्चा भी बड़ा दिल में खुश होता था कि लगता है कि अब ये मतलब मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो उसके बाद फिर मिस्टर चिप्स उस बच्चे को छोड़ भी देता था और उसको कहता था जाओ जाके बैठो। तो इस तरह करके ये मतलब मिस्टर चिप्स के रवैये के ऊपर कैथरीन के जो ख्याल, कैथरीन की जो गुफ्तगू थी, कैथरीन की जो मतलब इसको जिस तरह से वो समझाया करती थी, उसकी जो एडवाइस थी, उसकी जो नसीहतें थी, वो इसको मतलब आज तक याद थी और इसके रवैये के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा असर भी था। और दूसरी चीज़ ये है कि मिस्टर चिप्स विश टू राइट अ बुक ऑफ हिज मेमोरीज। अब इसके ज़हन में चूँकि हज़ारों की तादाद में बहुत से फ़नी और सैड इंसिडेंट्स महफूज थे, इसकी यादों का हिस्सा थे, बड़े दिलचस्प वाक़यात थे। उनमें से कुछ वाक़यात का ये खुद भी एक किरदार रहा था और कुछ इसने होते हुए देखे थे। बहरहाल वो बड़े दिलचस्प वाक़यात थे। उनमें मतलब इस चैप्टर के अंदर कोई ज़्यादा उनकी डिटेल तो नहीं हमें बताई गई, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ वाक़यात की तरफ इशारा किया गया है। जैसे कि एक बताया आर्चर्स रेजिग्नेशन। अब ये आर्चर कोई टीचर होगा या कोई और कैरेक्टर होगा, उसकी रेजिग्नेशन का जो मामला था वो बड़ा दिलचस्प था, वो इसको आज याद था। और उसके बाद ओगिलवी, ये स्कूल के अंदर एक म्यूज़िक का टीचर था। उस टीचर के साथ एक दफ़ा एक बच्चे ने शरारत की थी कि वो जो पियानो, बड़ा पियानो होता है, उसका जो एक सुराख सा होता है, उस सुराख के अंदर से एक बच्चे ने, डनस्टर उस बच्चे का नाम था, उसने उस सुराख के अंदर एक चूहा छोड़ दिया था। तो वो जब वो ओगिलवी टीचर आया और उसने आके उस पियानो को बजाने के लिए उसका वो कीबोर्ड का कवर खोला, तो वो फिर ऐसे करके वो चूहा एकदम बाहर निकल के दौड़ा, तो वो एक शरारत सी हो गई, तो वो उसको याद आता। फिर उसके बाद रुस्टन के बारे में कोई वाक़या था, वो उसको याद आता। कोई सैक ऑफ पोटैटोज़ की कहानी है, आलूओं की बोरी का कोई किस्सा है, वो उसको याद आता। ये हमें इस चैप्टर के अंदर डिटेल के साथ नहीं बताए गए। बहरहाल ऐसे बेशुमार वाक़यात होते हैं, हर टीचर के कैरियर में होती हैं, हर शख्स की ज़िंदगी में होती हैं, जो बड़े फ़नी भी होते हैं, उनमें कुछ बड़े उदास कर देने वाले भी होते हैं। और इसको याद आता है कि स्कूल के अंदर एक कमरा होता था, बड़ा गहरा सा कमरा था और छोटा कमरा था, उसको पिट कहा जाता था।
यानी वो गड़ा, पिट मतलब गड़ा, एक गड़े के नाम से वो कमरा मशहूर था। और इस बात का सिर्फ मिस्टर चिप्स को पता था, क्योंकि अब जो स्कूल में टीचर्स आ चुके थे, बच्चे भी सारे नए आ चुके थे, इनको इस बात का नहीं पता था, तो वो भी उसकी यादों में महफूज था। और उसके बाद मतलब कभी ये सोचता कि मैं क्यों ना इन तमाम यादों को, इन वाक़यात को एक किताब की शक्ल में महफूज कर दूँ, इनको लिख दूं। लेकिन फिर उसको लगता है कि ये वाक़यात ऐसे हैं कि ये सुनने सुनाने में ज़्यादा दिलचस्प लगते हैं, अगर इनको लिख दिया जाएगा तहरीरी शक्ल में, इनको पढ़ना ये इतना मज़ेदार नहीं होगा। ये अपनी मतलब जो इनके चार्म है, जो इन वाक़यात की जो दिलचस्पी है, वो तहरीरी शक्ल में अगर इनको महफूज करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल लिखना इसको वैसे भी मतलब बड़ा मुश्किल लगता था, कभी लिखने की कोशिश भी करता तो थोड़ी देर के बाद ये थक जाया करता था। बहरहाल इस तरह के बेशुमार वाक़यात थे। उन वाक़यात के बारे में जेम्स हिल्टन कहता है कि बहुत से इसके जहन में ताज़ा थे, लेकिन बहुत से जो लिवी, एक यहाँ पे आपको नाम मिलेगा इस चैप्टर में, लिवी, ये एक रोमन हिस्टोरियन था, एक तारीखदान था। इसने बहुत सारी तारीख पे किताबें लिखी थी, लेकिन इसकी किताबों में से एक दो ही शायद आजकल महफूज हैं। उनमें एक हिस्ट्री ऑफ रोम इसकी बड़ी ही पॉपुलर आप कह लेंगे एक किताब है। तो वो जेम्स हिल्टन कहता है कि मिस्टर चिप्स की जो यादें थी वो भी उस लिवी की बुक्स की तरह बहुत सारी तो इसके जहन से इरेज हो चुकी थी, लेकिन कुछ बहरहाल इसके जहन में आज तक तरोताज़ा थी। और इसके बाद इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा ओलिवर क्रॉमवेल, ये इंग्लैंड के एक जर्नैल गुजरे हैं जिन्होंने बादशाह चार्ल्स वन के ख़िलाफ़ जो बगावत थी उसको लीड किया था। उनका कुछ रेफरेंस मिलता है कि उन दिनों में जब वो बगावत चल रही थी तो ब्रुकफील्ड के अंदर क्या डिस्कस हो रहा था, क्या चल रहा था। और उसके बाद जो 1745 के अरसे में जो एक इंग्लैंड के अंदर एक कह लें एक बगावत हुई थी, एक बहुत बड़ी बगावत हुई थी जिसको ग्रेट स्केयर ऑफ 45 के नाम से जो मशहूर है, उसका कुछ रेफरेंस मिलता है कि उन दिनों में ब्रुकफील्ड के अंदर क्या चल रहा था। मतलब हिस्ट्री में जो बड़े बड़े जो इंग्लैंड की तारीख में बड़े बड़े जो वाक़यात हुए, उन वाक़यात के दौरान जब वो हो रहे थे, ब्रुकफील्ड स्कूल का क्या किरदार रहा है, ये हमें कुछ इस चैप्टर के अंदर मिलता है। वाटरलू के मुकाम पर, ये बेल्जियम के अंदर एक जगह का नाम है जहाँ पे नेपोलियन जो फ्रांस का आप कह लें कि एक बड़ा जर्नैल था, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी वाटरलू के मुकाम पर। वो आखिरी जंग थी जिसमें नेपोलियन को फिर शिकस्त हुई थी, और उसका जो एक असर था यूरोप के अंदर, जो उसका एक होल्ड था, वो फिर उसके बाद ख़त्म हुआ था। तो उस वाटरलू की जब वो जंग चल रही थी, उन दिनों में ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर क्या हो रहा था, इन तमाम वाक़यात के साथ ब्रुकफील्ड स्कूल का क्या मतलब ताल्लुक़ था, या इसके अंदर मतलब ब्रुकफील्ड स्कूल के ऊपर इन वाक़यात के क्या असरात होते थे। और उसके बाद एक लंबी तारीख़ है इंग्लैंड की, ब्रुकफील्ड स्कूल की भी, उस तारीख़ के साथ जुड़े हुए भी बेशुमार वाक़यात हैं जो इसको मतलब लगता कि इसकी यादों के अंदर जो महफूज हैं उनको अगर लिख दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उनका एक रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। लेकिन जब भी कभी वो लिखने के लिए बैठता था तो उसको मतलब राइटिंग जो है ये थका देती थी, लिखने वाला काम उसको काफ़ी मुश्किल लगता था। इसने एक दफ़ा कुछ लाइनें लिखी भी थी, थोड़े से डेजल्ट्री किस्म के नोट्स इसने तरतीब दिए थे, बेतरतीब जो ख्यालात हैं अपने उनको कागज़ के ऊपर उतारा था, लेकिन उसके बाद उनको एक बुक की शक्ल में कंपाइल नहीं कर सका, उनमें मज़ीद इजाफा नहीं कर सका और उस काम को अधूरा ही छोड़ दिया। तो ये हम इस चैप्टर के अंदर इस बारे में भी पढ़ते हैं कि इसकी एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी लाइफ स्टोरी लिखे, अपनी यादों को एक किताब की शक्ल में महफूज करे। ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर जो उसने वक्त गुजारा और ब्रुकफील्ड स्कूल की हिस्ट्री के बारे में जो बेशुमार वाक़यात इसको जिनके बारे में पता था उनको लिखने की, उनको महफूज करने की तहरीरी शक्ल में एक ख्वाहिश थी, लेकिन इस ख्वाहिश को वो पूरा नहीं कर सका। तो ये बस एक मुख्तसर सा चैप्टर है, इसके अंदर यही दो चीज़ें हैं, यानी कैथरीन जो है उसकी यादें और उन यादों के मिस्टर चिप्स की शख्सियत के ऊपर क्या असरात होते थे, और उसके बाद मिस्टर चिप्स की जो ख्वाहिश थी एक किताब लिखने की, उस किताब के लिए इसने एक नाम भी सोच लिया हुआ था, मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन्स। यानी ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर जो दो सज़ाएँ दी जाती थी, उनमें से एक सज़ा थी रॉड यानी डंडे के साथ मारा जाता था, और दूसरी सज़ा ये थी कि बच्चों को लाइन्स दी जाती थी लिखने के लिए। वो जैसे पहले दिन जब मिस्टर चिप्स क्लास लेने के लिए गया था तो कॉली नाम का जो बच्चा था उसने शरारत की थी, तो फिर उसने उसको 100 लाइन्स जो है वो लिखने के लिए उसको कहा था। तो ये भी एक सज़ा थी जो ब्रुकफील्ड स्कूल में दी जाती थी। रॉड और लाइन्स ये दो पनिशमेंट्स के नाम हैं, तो उसने मतलब अपनी किताब का नाम सोचा हुआ था मेमोरीज ऑफ रॉड एंड
लाइन्स। तो लेकिन बहरहाल वो किताब लिख नहीं सका और मतलब उसकी ये ख्वाहिश जो थी वो एक तरह से अधूरी रह गई। और ये मतलब दो बस टॉपिक्स हैं, दो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। और इस चैप्टर में से जो आप शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करेंगे वो भी सिर्फ 4 हैं। उनमें से एक है व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथरीन हॉन्टेड मिस्टर चिप्स। तो ये हमने शुरू वाला जो पहला टॉपिक है वो यही पढ़ा है कि कैथरीन की कौन कौन सी यादें हैं जो मिस्टर चिप्स के जहन में बार बार आती थी। तो उनमें ये कैथरीन स्कैम्परिंग अलॉन्ग द स्टोन कॉरिडोर, laughing at some howler in the essay he checked, or taking a cello part in a Mozart trio, or watching the house matches in winter dress, attending the garden party that followed, speech day prize giving वगैरह वगैरह। ये मतलब सारी जो उसकी यादें हैं वो इसके जहन में बार बार आया करती थी। और उसके बाद हाउ डिड कैथरीन अर्ज चिप्स टू फॉरगिव द स्टूडेंट्स, बच्चों को माफ़ करने के लिए कैसे कैथरीन मिस्टर चिप्स को अर्ज किया करती थी, इसको समझाया करती थी। तो वो मतलब बच्चों के बारे में यही कहती थी कि बच्चे इनोसेंट होते हैं, बच्चों का इतना ज़्यादा कसूर नहीं होता, बच्चों को बिगाड़ने में बच्चे का अपना किरदार थोड़ा होता है, दूसरे लोगों का किरदार ज़्यादा होता है। तो मिस्टर चिप्स को यही समझाती थी कि तुम बच्चों का जो किरदार है उसको बनाने में जो किरदार है वो अपना प्ले किया करो, उनको बिगाड़ने की कोशिश मत करो, ऐसा कुछ ना करो उनके साथ कि जिनसे उनके मज़ीद बिगड़ने का ख़तरा हो। उनको मतलब चांसेस दिया करो, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा प्यार से मोहब्बत के साथ उनको समझाने की कोशिश किया करो। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ही बदतमीज़ किस्म का कोई बच्चा आता है मतलब उसको फिर मतलब पनिश भी किया जा सकता है, उसको सज़ा भी दी जा सकती है। तो इस तरह करके वो मिस्टर चिप्स को समझाया करती थी। और व्हाट डिड चिप्स रिमेंबर अबाउट डंस्टर एंड ओगिलवी, यानी ये एक जो इसको आज तक मतलब याद था कि वो जो ओगिलवी एक टीचर था, म्यूज़िक टीचर था, उसके साथ जो डंस्टर ने मजाक किया था कि ही पुट अ रैट इन द ऑर्गन लोफ्ट ऑफ द मिस्टर ओगिलवी, उसने जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो वो यूज़ करता था उसके अंदर वो जो पियानो सा था उसके अंदर उसने एक चूहा छोड़ दिया था। तो वो मतलब एक मजाक बना था, वो उसको याद आता है। और वाई कुड मिस्टर चिप्स नॉट राइट अ बुक अबाउट हिज लाइफ एट ब्रुकफील्ड, तो क्यों ये ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर इसने जो ज़िंदगी गुजारी उस पर अपनी किताब नहीं लिख सका। तो इसकी 2 वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि उसको लगता था कि ये वाक़यात ऐसे हैं कि सुनने सुनाने में ज़्यादा दिलचस्प लगते हैं, इनको लिखे हुओं को पढ़ना शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो दूसरी वजह ये थी कि इसने लिखने की कोशिश की कुछ वाक़यात को तहरीरी शक्ल में, कुछ इसने लिखे भी, लेकिन मतलब इसके लिए लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम था, ये थक जाता था, थोड़ा सा लिखने के बाद उसको थकावट महसूस होती थी, लिहाजा ये इस काम को फिर मुकम्मल नहीं कर सका। तो ये वजह थी कि मिस्टर चिप्स कुड नॉट राइट अ बुक अबाउट हिज लाइफ एट ब्रुकफील्ड। तो बस ये 4 इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को आप तैयार करेंगे और इनमें से कोई एक आपके पेपर में आएगा। इसके अलावा कोई और मेजर शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता नहीं है। तो बस ये मुख्तसर सा ये चैप्टर है और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।